हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUET वाला। माय नेम इज़ दानिश जफ़र और आज आप मेरे साथ हैं सफल 3.0 में। और गाइस हम बात करने वाले हैं, अच्छा एक बात याद रखिए, ये क्लास सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, ये आर्ट्स के लिए भी है। तो 3.0 ये सिर्फ साइंस नहीं है, इट इज़ ऑल्सो फॉर आर्ट्स। मैं बार बार बता रहा हूँ, फॉर साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने दे भी दिया है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर साइंस, इट इज़ ऑल्सो फॉर आर्ट्स। ठीक है, तो आज आप पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको हमेशा पूछा ही जाएगा। आप कोई भी कॉम्पैरेटिव एग्जाम देने जाएंगे, चाहे वो NDA का एग्जाम हो, CDS का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, PQRS और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके यहाँ आते ही हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। 8 यूनिवर्सल रूल हमने किया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किया, टेंसेज एंड इडियम्स करे। मेरी आपसे इंतजा है, प्लीज इसकी DPP लगा लीजिए, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ये सबके लगा लीजिएगा। और वीकली टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका स्कोर बेहतर हो सके, आप बेहतर कर सकें। तो DPP और वीकली टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगते हैं, आप और बेहतर कर पाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि भाई आज का क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है PQRS और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये जो टॉपिक है याद रखिए, ये रीडिंग बेस्ड है। क्या मतलब है रीडिंग बेस्ड का, ये आप आगे जानेंगे। आज आप इनके कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, इन टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, इन पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ कुछ एडिशनल वोकैबुलरी भी करेंगे। ये जितना कंटेंट है ना, ये कंटेंट मुझे डिलीवर करने में लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते, 2.5 से 3 घंटे लग जाते। बट दिस इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड क्लास, ये आप सब जानते हैं कि एक रिकॉर्डेड क्लास है। तो रिकॉर्डेड क्लास का मतलब ये है कि ये सारा कंटेंट मैं कोशिश करूंगा आपका 1 to 2 आवर में मैं डिलीवर कर दूं। ठीक है, मिनिमम मुझे 1 घंटा तो लगेगा ही, पर मेरा टारगेट ये होगा कि मैं आपका ये 1 से 2 घंटे में पूरा कर दूं। ऐसा नहीं है कि 3 to 4 आवर्स ले लें हम इसमें। ठीक है, दैट्स नाइस। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं PQRS और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दोनों ही टॉपिक कैसे हैं हमारे, ये रीडिंग बेस्ड टॉपिक है। अब रीडिंग बेस्ड का क्या मतलब है, मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं टॉपिक्स की, जिनको ध्यान से देखिएगा। अक्सर अगर आपको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है तो समझ लीजिए आपकी रीडिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रपोजिशंस, क्लोज टेस्ट, PQRS, ये जिसे आप सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, फिलर्स, ये मेनली कोर। वैसे तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो रीडिंग बेस्ड होते हैं, जहां पे आप रीडिंग अपनी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। ठीक है, इन टॉपिक में लेकिन हमेशा होता है। इन टॉपिक्स में ज्यादातर केसेस में आपको रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे, तभी आप इन टॉपिक पे स्कोर कर पाएंगे। तो अब पॉइंट ये है कि सर रीडिंग होती क्या है। रीडिंग तो हम करते हैं, मुझे पढ़ना तो आता है, इट्स नॉट अबाउट दैट रीडिंग। आपके पास ये 3 चीजें होनी चाहिए, तब आप मान लीजिएगा कि आपकी रीडिंग अच्छी है। सबसे पहली चीज, रीडिंग मेमोरी। दूसरा, रीडिंग रेंज। और तीसरी, रीडिंग स्पीड।
तो इन तीन चीजों पे हमें जबरदस्त तरीके से वर्क करना है, अपनी रीडिंग मेमोरी पे, अपनी रीडिंग रेंज पे और अपने रीडिंग स्पीड पे। तो अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि रीडिंग मेमोरी क्या होती है। देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ, आपने पढ़ना शुरू किया, सब समझ में आया। पहले पैराग्राफ को पढ़ के जब आप दूसरे में पहुंचे तो आप भूल गए पहले में क्या लिखा था। अब आपको क्या करना पड़ा, पहले पैराग्राफ पे वापस जाना पड़ा, उससे खुद को कनेक्ट करना पड़ा, हल्के हल्के दूसरे तक आए। अब सब चीजें सही चल रही थी, तीसरे में पहुंचते पहुंचते आप दूसरे का भूल गए, आपको फिर पढ़ना पड़ रहा है, और इससे आपकी रीडिंग स्पीड भी हैम्पर हो रही है। तो यहां पे मेरा पॉइंट ये है कि जो रीडिंग मेमोरी है वो क्या है कि आप पढ़ के भूले नहीं। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो क्या आपको बार बार पहले सीन पे जाना पड़ता है, दूसरे सीन पे जाना पड़ता है? ऐसा तो नहीं है ना। जब भी आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, हमेशा हर बार जब भी आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, आप एक ही बार में सब समझ जाते हैं। हार्डली कभी ऐसा होता है पीछे जाके देखना पड़ता है क्या हुआ था, हार्डली। लेकिन रीडिंग में ज्यादातर बार ऐसा होता है, क्योंकि आपको मूवीज देखने की, विजुअल्स देखने की, उनसे लर्न करने की आदत है, रीडिंग की आदत नहीं है। तो ये आपकी ऐसी कुछ नहीं है सर ये मेरे अंदर कमियां है, ये आपकी हैबिट्स है। अगर आप एक रीडिंग हैबिट बनाते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, ये टारगेट करके पढ़ते हैं कि मैं 45 मिनट्स हर दिन रीडिंग करूंगा अच्छे से। अब चाहे आप इसमें कुछ भी पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें, ड्रामा पढ़ें, कोई नॉवेल पढ़ें, कोई फिक्शन बुक पढ़ें, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ें, बट पढ़ें ऐसे जहां पे आप एट अ स्ट्रेच पढ़ते जाएं। वैरायटी में पढ़ेंगे तो और भी बढ़िया होगा। कभी नॉवेल उठा लीजिए, कभी मैगजीन उठा लीजिए, कभी न्यूज़पेपर उठा लीजिएगा, ठीक है, कभी कोई कॉमिक भी आप उठा सकते हैं, एनीथिंग, कभी कोई ब्लॉग पढ़ लीजिए, कभी आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, एंड इट इज अमेजिंग टू रीड। याद रखिए, तो आपको एक रीडिंग हैबिट बनानी है। तो जब आपकी रीडिंग मेमोरी बन जाती है तो आप क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर पाते हैं। रीडिंग, ये PQRS वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पैराग्राफ दिए गए होता है, आगे पीछे जंबल्ड होता है, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आप याद कर पाएंगे, जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है जी। तो रीडिंग मेमोरी का क्या मतलब होता है कि आप कितना रिटेन करते हैं पढ़ के। फिर आता है आपका रीडिंग रेंज। रीडिंग रेंज का मतलब होता है आपका रीडिंग का स्टैमिना। आपने कहा सी रीडिंग तो मैं कर लेता हूं, मैंने कहा ठीक है बेटा पढ़ो, मैंने आपको 500 वर्ड का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, आप खुशी खुशी पढ़ गए, सही भी कर दिया, मैंने कहा 2 और कर दो। अब आपकी रीडिंग स्पीड काम नहीं कर रही, अब आपकी रीडिंग रेंज खत्म हो गई है, आपका स्टैमिना एग्जॉस्ट हो गया। तो रीडिंग रेंज का मतलब है भाई कितना पढ़ पाते हो। तो भाई मेरे रीडिंग रेंज का क्या मतलब है, कितना पढ़ पाते हो, कितना स्टैमिना है तुम्हारा। जैसे तुमने मोटी किताब देखी, 1000 पेज का नॉवेल देखा, तुमने कहा ये तो रीड नहीं होगा, पहले गिव अप कर दिया। रीडिंग रेंज नहीं, माई रीडिंग रेंज बेकार है। या फिर मान लो तुमने आर्टिकल देखा द हिंदू का 1000 वर्ड का, तुमने कहा इतना बड़ा नहीं पढ़ूंगा, 50-100 वर्ड तक का आर्टिकल पढ़ सकता हूँ, रीडिंग रेंज बेकार है। तो रीडिंग रेंज पे वर्क करने का क्या तरीका है कि पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, शुरू करिए कम से कम 30 मिनट से, 45 मिनट्स टू 1 आवर आप लेके जाएंगे, आपके रीडिंग रेंज और रीडिंग मेमोरी दोनों बढ़िया हो जाएगी। तीसरी चीज आती है रीडिंग स्पीड। ये अपने आप में ही आपको समझ में आ रहा होगा, स्पीड, कि आप कितना फास्ट पढ़ पाते हैं, आपका पेस क्या है। आप कहेंगे सर मैं बहुत फास्ट पढ़ लेता हूं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, तो हो गया ना सब बेकार। जो आप पढ़ें वो आपको एटलीस्ट 70% समझ में आए, तभी आप उसको समझ पाते हैं। 100% थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वोकैबुलरी भी होती है, कुछ इडियम्स भी फंस जाते हैं, कोई बात नहीं है, पर आपको 70-75% भी अगर कुछ समझ में आता है तो भी आपकी रीडिंग अच्छी होती जाएगी। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम करना होगा। 45 मिनट्स कुछ भी पढ़िए, चाहे नॉवेल, चाहे मैगजीन, कॉमिक। ये मत कहना सर मैं कोर्स की बुक पढ़ लूं, वो तो तुम वैसे भी पढ़ोगे, वो तो पढ़ना तुम्हारी मजबूरी है ना, वो तो तुम्हारा कोर्स है, वो सभी पढ़ रहे हैं, वो नहीं करना है। तो नॉवेल, मैगजीन, कॉमिक, आर्टिकल, ब्लॉग्स, एनीथिंग यू फील लाइक रीडिंग, जस्ट गो एंड रीड।
दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर CUET एग्जाम, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे ना, वहाँ पे भी बहुत सारा रीड करना पड़ता है, और कहीं पे भी आप जाते हैं, कुछ भी आप आगे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आपकी रीडिंग स्पीड बढ़िया होना चाहिए, इसलिए इस चीज़ को याद रखिए। चलिए, तो ये तो भाई बेसिक चीज़ हो गई कि सर मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी। अगर आपकी ये स्पीड अच्छी होगी ना, रीडिंग स्पीड, रीडिंग स्टैमिना और रीडिंग रेंज, रीडिंग मेमोरी, ये सब अच्छा होगा, तब आप इनमें स्कोर कर पाएंगे। अब पॉइंट ये है सर इनमें स्कोर कैसे करें, तो आओ जरा समझते हैं पहले। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये क्या होता है, इसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। ये चीज मैंने पहले क्यों पढ़ाई, समझ गए ना, ये चीज पहले इसलिए पढ़ाई कि अगर ये करना है तो इसका आना जरूरी है। अगर आज तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत सारे गलत हो, तुम्हें मीनिंग समझ में नहीं आए, तो समझ लेना कि तुम्हारे रीडिंग स्किल्स फूके हुए हैं। यही तरीका है इसको जानने का। आज तुम्हारा ये लिटमस टेस्ट है, इसमें साफ पता चल जाएगा कि तुम्हारी रीडिंग स्किल्स कैसे हैं, तुमने आज तक कितना रीड किया है और तुम्हारी इंग्लिश कैसी है, रिटन इंग्लिश कैसी है, रिटिंग नहीं रीडिंग, तुम्हारी रीडिंग स्किल्स या पढ़ने वाली भाषा, पढ़ने वाली अंग्रेजी तुम्हारी कैसी है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और वो पैराग्राफ जंबल्ड है, इसीलिए इसे पैरा जंबल भी कहते हैं। ये जंबल्ड है, हो सकता है पहला सेंटेंस कहीं लास्ट में लिखा हो सकता है लास्ट वाला सेंटेंस कहीं बीच में लिखा हो सकता है बीच वाला सेंटेंस कहीं स्टार्टिंग में लिखा हो। ठीक है, जंबल्ड है, आगे पीछे कर दिया गया। और इसको अरेंज करने के लिए आपको ABCD करके 4 ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, एक क्वेश्चन दिखा देता हूं इस पे। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। इन क्वेश्चन में पहला और आखिरी सेंटेंस दिया हुआ है, ये अलग तरह के, इसमें पहला और आखिरी दिया हुआ है। ठीक है, जो दिए हुए हैं उनका नाम S1 और S6 रखा है, जो दिए गए हैं उनका नाम S1 और S6 रखा है। बाकी पैराग्राफ को 4 पार्ट में बांट दिया है, PQRS। ये जो 4 पार्ट हैं आर नॉट गिवन इन प्रॉपर ऑर्डर, तो सेंटेंस आप पढ़ेंगे और इनको अरेंज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, S1 S6 मैंने आपको एक्चुअली दोनों तरह के करा रहा हूं, ऐसा भी आता है PQRS, आपको इसमें से अरेंज करना होता है। ये थोड़ा अलग तरह का है ना, मतलब ये 4 सेंटेंस दिए होते हैं। अभी ऊपर वाला बिल्कुल मत देखिए, ये कुछ मत देखिए, ये मैंने काट दिया है, ये बिल्कुल मत देखिए। अभी आप बस ये याद रखिए कि क्या हुआ है कि आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए, ABCD भी आप इन्हें मान सकते हैं या PQRS, और इन चारों को आपको अरेंज करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, और अरेंज करने के लिए आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं में से पिक करना है, आप अपना कोई ऑप्शन नहीं बना सकते। दूसरी चीज क्या है इसमें, यह भी हो सकता है कि फर्स्ट और लास्ट गिवन हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि भाई ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये लास्ट सेंटेंस है और ये मिडिल वाले हैं, सिर्फ इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है और आपसे चारों भी पूछे जा सकते हैं। ये फिर भी थोड़ा आसान हो जाता है कि पहले और आखिरी गिवन है, तो बीच वाले आप थोड़े कनेक्ट करके लगा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो अब मुझे ये तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता क्या है, पैराजंबल होता क्या है। है ना तो अभी आप ये समझ गए होंगे पैराजंबल होता क्या। अब सवाल ये इसे करना कैसे। तो जब भी आपको कोई सेंटेंस मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका देखना है, उसको पढ़ना है, उस पर नज़र डालनी है और उसको समझना है। थीम एंड टोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने जा रहे हैं
या फिर आप PQRS करने जा रहे हैं, मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है थीम और टोन। थीम का मतलब क्या है भाई? थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया, जिसे आप कह सकते हैं मुद्दे की बात। मुद्दा क्या था, थीम क्या थी, तो ये आपको सेंट्रल आइडिया बताता है, मुद्दे की बात। और टोन क्या होती है? स्टाइल ऑफ द नरेटर, मूड ऑफ द नरेटर या एटीट्यूड ऑफ द नरेटर। तो ऐसे समझ लीजिए ये है कि क्या कहा, थीम है क्या कहा, और टोन है कैसे कहा। मान लीजिए आपने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा और पढ़ते ही आपको समझ में आ गया, अच्छा तो ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये बात कर रहा है इन्फ्लेशन की और अनएम्प्लॉयमेंट की। तो थीम क्या हो गई उसकी? जिस चीज की बात कर रहा है, मतलब इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट। अब उसकी टोन कैसी है, वो कह कैसे रहा है? ह्यूमरस है, मजाक कर रहा है, क्रिटिसाइजिंग है, एनालाइज मतलब आलोचना कर रहा है, एनालाइजिंग है, एनालाइज कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है चीजों को, मोटिवेटिंग है, मोटिवेट कर रहा है, या फिर एनकरेज कर रहा है, या फिर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, इंस्ट्रक्टिव है। तो ये टोन कई तरीके से हो सकती है। टोन का मतलब है कि भाई वो एंग्री है, हैप्पी है, वरिड है, ठीक है, टेंस्ड है, मोटिवेटेड है, होपलेस है, ये सारे के सारे टोन हो गए। किस मतलब किस तरीके से बात कर रहा है और ये क्या बात कर रहा है। तो थीम कई तरीके से हो सकती है भाई। थीम इकोनॉमिक पे है, साइंस पे है, वाइल्ड लाइफ पे हो सकती है, ठीक है, किसी भी चीज पे आपकी थीम हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थीम और टोन समझ में आया होगा। तो जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें या फिर PQRS करें, याद रखिए थीम और टोन का समझना अनिवार्य है। अगर आपने थीम समझ ली और टोन समझ ली तो आपका 40% काम हो गया है, बाकी की चीजें आपके लिए बड़ी आसान रहेंगी। अगर आप थीम और टोन ही नहीं समझ पाए तो बाकी की चीजें आपके लिए 100% स्ट्रगलिंग रहेंगी। अब बढ़ते हैं आगे। थीम समझ ली आपने, टोन समझ ली। अब आप देखेंगे दूसरी चीज, स्टार्टिंग सेंटेंस। अब जो स्टार्टिंग सेंटेंसेस होते हैं ना, वो 3 तरीके से हो सकते हैं, याद रखिए। या तो वो होगा थीम। थीम का मतलब वही सेंट्रल आइडिया, क्योंकि भाई अगर वो शुरुआत में थीम देगा तभी तो उसे आने वाले सेंटेंसेस में डिस्कस करेगा, उनको एक्सप्लेन करेगा और लास्ट में कंक्लूड करेगा। तो जो स्टार्टिंग सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं थीम होगी। याद रखिए हमेशा स्टार्टिंग सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हीं में आपको थीम, सेंट्रल आइडिया देखने को मिल जाएगा। किस मुद्दे पे बात हो रही है, मुद्दा शुरू में ही आपके हाथ आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको कोई इडियम दे रखा है, कोई फ्रेज है, कोई सेइंग है, ओपिनियन है, मुहावरा, लोकोक्ति, ऐसी कोई भी चीज, तो याद रखिए ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। उसका रीजन क्या है कि कोई इडियम देगा, कोई फ्रेज देगा, कोई सेइंग, कोई ओपिनियन देगा, जैसे उसने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और अब इस चीज को आगे डिस्कस करेगा, अब इस चीज को आगे वो और एक्सप्लेन करेगा, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आएगा। अब मान लीजिए आपने देखा, स्टार्टिंग के देखने की कोशिश करी, आपको नहीं मिला, आप पहुंचे सेंटेंस नंबर 3 पे, मतलब मान लीजिए ना ही स्टार्टिंग सेंटेंस मिल रही, थीम भी नहीं समझ पा रहे आप। अब आप देखेंगे मैंडेटरी पेयर्स। मैंडेटरी पेयर्स का क्या मतलब है? जोड़ा है, ये जोड़ा, ठीक है, जोड़ा। ये आपको कई तरीके से बता सकता है कि अगला सेंटेंस कौन सा होगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं, चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड्स देता हूं। ये फर्स्ट सेंटेंस है गिवन है, ये लास्ट सेंटेंस है गिवन है, ये वाले अरेंज करने हैं और इनके हिसाब से बेस्ट सीक्वेंस आपको बनाना है। 30 सेकंड से भी कम है आपके पास। अगर इससे ज्यादा टाइम चाहिए तो मुझे पॉज कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझेंगे पहले और इसी से सारे क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे।
तो जब आप ये क्वेश्चन करते हैं सीधे मैंडेटरी पेयर बनाने जाते हैं इन वाले क्वेश्चन में, क्योंकि आपको इसमें स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं देखना है, इसमें लास्ट नहीं देखना, दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें मैंडेटरी पेयर बनाने जाते हैं। तो आपने कहा फॉर सम पीपल पैट्रियोटिज्म, कुछ लोगों के लिए देशभक्ति। टुडे मैन बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, पी के साथ तो जा नहीं रहा, तो भाई पी स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं होगा, मैंने काट दिया। याद रखिए मैं सिलेक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कौन सा आंसर नहीं है। हमेशा जानिए इस बात को कि एलिमिनेशन करना है, इन क्वेश्चंस में हमेशा एलिमिनेशन करना है। ये नहीं देखना कि आंसर कौन सा होगा, ये देखना है कि आंसर कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो पी से स्टार्टिंग नहीं होगी। फॉर सम पीपल पैट्रियोटिज्म इट शुड बी कंडेम्ड, इट शुड बी कंडेम्ड कोई मीनिंग दे रहा है ये? फॉर सम पीपल पैट्रियोटिज्म इट शुड बी कंडेम्ड, कोई मीनिंग नहीं है। तो क्यू से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, हमने काट डाला। और याद रखो एक बार, if two options are eliminated, question is doable. If one option is eliminated, question is difficult. If none of the options if none of the options are eliminated, don't attempt the question. तो ये तो है एलिमिनेशन की पावर और उसकी इंपॉर्टेंस। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया इसमें कि अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो तो समझ लो डुएबल क्वेश्चन है, जरूर करना। अगर एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है तो जरा ध्यान से जाओ, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ठीक है, कहीं नेगेटिव ना हो जाए। और अगर तुम बात कर रहे हो किसकी, अगर सर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना है, वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, उसको छोड़ दो, वो पक्का नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लगा सकते हो, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उस क्वेश्चन को लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो ऐसे हमने पहले अभी दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। दो ऑप्शन अगर हमने एलिमिनेट कर दिए, क्वेश्चन क्या हो गया? डुएबल हो गया, करने लायक हो गया। पहला ऑप्शन हमने इसलिए एलिमिनेट किया कि S1 के साथ P नहीं जा रहा। दूसरा ऑप्शन हमने इसलिए एलिमिनेट किया कि S1 के साथ Q भी नहीं जा रहा। फॉर सम पीपल पैट्रियोटिज्म, टाइप ऑफ पैट्रियोटिज्म, R भी नहीं जा रहा। कितना आसान क्वेश्चन था। अभी मैंने इसके सारे सब पढ़ा भी नहीं है और तब भी ये एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया और हमें आसान सा आंसर दे दिया इसने, A। यही आंसर होगा। अब जरा अपने हिसाब से मिला के देखो, सही आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, पहले तुम इसे देखो लगा के, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। 10 सेकंड है बस तुम्हारे पास। उम्मीद है आ गया होगा समझ में। देखिए जरा, फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, एस से स्टार्टिंग होगी। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है, देशभक्ति का मतलब होता है नफरत दूसरे कंट्रीज के प्रति। ये कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए देशभक्ति का मतलब ही ये होता है कि जब तक आप दूसरी कंट्री को गाली नहीं देंगे, उनके लिए नफरत नहीं रखेंगे, आप देशभक्ति नहीं है। बट दिस, पर ये कह रहा है लेकिन दिस, अब एस के बाद ये आर बता रहा है, एस के बाद क्या बता रहा है? आर बता रहा है। एस के बाद आर, तो एस आर एक मैंडेटरी पेयर हो गए, मतलब ये साथ में आएंगे। बट दिस टाइप ऑफ पैट्रियोटिज्म इज एन ईविल, कह रहा है पर ये इस तरह का जो देशभक्ति है वो ईविल है, वो बुराई है। एस और आर साथ में आ गए। एंड इट शुड बी कंडेम्ड, और इसकी आलोचना करनी चाहिए।
कंडेम्ड करना चाहिए। तो एस के बाद क्यू भी आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि टुडे आज के दिन में मैन बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, आदमी पूरी दुनिया को बिलोंग करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मीनिंग भी शानदार दे रहा है, ठीक है। और यहां पे ये वाला लास्ट सेंटेंस भी इससे बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है। क्या कह रहा है? एज मच एज टू एनी अदर कंट्री, जितना वो यहां से बिलोंग करता है उतना ही किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है। तो आप ऐसे भी देख सकते थे कि भाई ये वाला जो सेंटेंस था ना, पी और S6, P और S6 मैंडेटरी पेयर थे। इसी तरीके से S1 और S मैंडेटरी पेयर से। दिस इज हाउ यू नीड टू सी द थिंग्स। मुझे उम्मीद है ये एकदम आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। आगे देखते हैं। तो अब मैंडेटरी पेयर में कैसे बना रहा था, अगर आपने देखे हो तो मैंडेटरी पेयर बनाने के कई सारे मजेदार तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है मीनिंग। अंडरस्टैंडिंग। तो आप क्या समझ सकते हैं इसमें? सेंस समझ सकते हैं, मीनिंग समझ सकते हैं ना। जैसे आपने यहां से समझा था कि भाई ये कह रहा है फॉर सम पीपल पैट्रियोटिज्म, तो पैट्रियोटिज्म मीन्स, ये बिल्कुल सही जा रहा है इसके साथ, ये इसके साथ बिल्कुल मीनिंग दे रहा है। ऐसे यहां पे भी ये मीनिंग दे रहा है द होल वर्ल्ड, कितना, इतना ही आदमी जितना अपनी कंट्री का है उतना ही सारे देश का है, क्योंकि हमारे हजारों इंडियंस, लाखों इंडियंस आज दुबई में काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में मेरे ख्याल में 1 करोड़ के आसपास तो इंडियंस होंगे ही, जो पूरे मिडिल ईस्ट में बहरीन, मस्कट, ओमान सब जगह काम कर रहे हैं। हजारों इंडियंस कनाडा जा चुके हैं, ठीक है। लाखों इंडियंस ऑलरेडी काम कर रहे हैं यूएस, कनाडा, यूरोप में। तो अब तुम ये नहीं कह सकते कि बस देश मेरा भारत ही है, अब वर्ल्ड इज माई कंट्री तुम्हें कहना पड़ेगा। सभी जगह लोग हैं और इसलिए हमें ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि जो बाहर के लोग हमारे यहाँ आए हैं वो अच्छे से रहें और हम अगर कहीं बाहर जाएं तो अच्छे से रहें। ये वाली बात कह रहा है। तो P और S6 हमने मैंडेटरी पेयर लगाया था। किस बेसिस पे लगाया था? सेंस, मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग पे। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप ग्रामर देख सकते हैं। जी हाँ, ग्रामर बहुत हेल्प करती है। टेंस आपको ग्रामर में काफी हेल्प करेंगे। टेंस से आपको पता चल जाएगा कौन सी बात पुरानी है, कौन सी नई है, किसे पहले रखना है, किसे बाद में रखना है। टेंस देख सकते हैं। टेंस के साथ कंजंक्शंस, हाँ जी, आपको पता चल गया बट आ गया, हाउएवर आ गया, इंस्टेड आ गया, तो इससे पता चल जाएगा कि विपरीत बात हो रही है ना, कॉन्ट्रारी बात हो रही है, और अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। तो टेंस, कंजंक्शंस, साथ ही साथ प्रोनाउंस, आर्टिकल्स। भाई उसने किसी के लिए यूज किया शी, ही, दे, तो पहले प्रोनाउन नहीं आएगा ना। पहले आप सोचेंगे प्रोनाउन का जन्म कहां से हुआ, तो आप मैंडेटरी पेयर बना सकते हैं उसका नाउन ढूंढ के। पहले नाउन आएगा उसके बाद ही तो प्रोनाउन आएगा, तो आप मैंडेटरी पेयर बनाने में आपकी हेल्प हो जाएगी। आपको लिखा हुआ दिखा दिस ट्रेंड, आपको लिखा हुआ दिखा द मैन, तो इससे आपको पता चल जाएगा द, दिस, ये किस तरह की चीजें स्पेसिफाई करती हैं चीजों को। तो किसी को स्पेसिफाई किया जा रहा है, मतलब कोई उससे पहले आया था ना, उसको बताया गया, अब स्पेसिफाई किया जा रहा है। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी मैंडेटरी पेयर। एक और तरीका बताता हूं इन्हें करने का। कभी कभी सेंटेंस आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके जाएगा और कभी कभी राइटर लेके जाएगा आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ समझाता हूं। देखो भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब है एक राइटर के पास 2 अपॉर्चुनिटीज है। मान लीजिए मैं एक बात कहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को।
India is a land of variety. We have variety in almost everything, whether it is food, whether it is weather, whether it is seasons, festivals, people, skin color, ethnic groups, and even eating habits. However, this variety has become an apple of discord. People have started discriminating in the name of caste, religion, कलर एंड इवन ईटिंग हैबिट्स. अब ये मैं कैसे लेके गया सेंटेंस को? भाई मैंने बात करी पॉजिटिव टू नेगेटिव, मैंने पहले सारी पॉजिटिव बातें करी, ध्यान दिया तुमने? मैंने सारे पहले पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस बोले कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ वैरायटी, पॉजिटिव बात है, हमारे पास वैरायटी हर चीज में, खाने में, स्किन कलर में, शक्ल में, है ना, जात में, रिलीजन में, इतनी सारी वैरायटी है हर चीज की, ये भी पॉजिटिव बात थी ना, किसी चीज की वैरायटी होना पॉजिटिव बात है. फिर मैं गया नेगेटिव सेंटेंस पे, मैंने कहा लेकिन ये जो वैरायटी है ये क्या बन गई है? झगड़े की झोपड़ी बन गई है. लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इसी वैरायटी को मुद्दा बना के पॉलिटिकली यूज करना शुरू कर दिया है. तो अब मैं पहली बार नेगेटिव बात लाया और नेगेटिव में फिर मैंने नेगेटिव में लाया. तो जो अब या तो राइटर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. मैं इस बात को नेगेटिव से भी स्टार्ट कर सकता था. मैं कह सकता था India's variety have become an apple of discord. People have started fighting in the name of religion, caste, culture, and even eating habits. However, variety is beautiful and it should be respected. अब क्या हुआ? अब मैंने पहले नेगेटिव बातें कर दी कि भाई इंडिया जो है ना, इंडिया की जो वैरायटी है उसके लिए मुसीबत बन गई है. लोग सब अपना अपना कलर चाहते हैं, सब अपने रंग में पूरे देश को रंगना चाहते हैं. तो ये क्या है, ये सब हो रहा है, सारी बातें नेगेटिव कही. उसके बाद फिर मैंने कहा लेकिन वैरायटी एक अच्छी चीज होती है ना, और इसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो मैंने नेगेटिव सारे सेंटेंस एक साथ रखे, पॉजिटिव एक साथ रखे. चाहे मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव गया, चाहे नेगेटिव टू पॉजिटिव गया, ये समझने वाली बात है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव भी जाया जा सकता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव भी जाया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव के सेंटेंस एक साथ आएंगे, नेगेटिव के एक साथ आएंगे, और ये आपकी हेल्प करेंगे मैंडेटरी पेयर बनाने में. ठीक है. ऐसे ही हमारा अगला पॉइंट आता है जर्नल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले आप जर्नल टू स्पेसिफिक बात कर सकते हैं, राइटर दोनों में से कोई भी कर सकता है, पर आइडिया वही है कि जर्नल के सारे सेंटेंस एक साथ आएंगे और स्पेसिफिक के सारे सेंटेंस एक साथ आएंगे. अब जर्नल टू स्पेसिफिक भी समझा देता हूं. मान लीजिए मैंने कहा the superpowers of the world like Russia, USA, China are not much clean countries. They are corrupt countries. There is a lot of corruption in these countries. There is a lot of corruption in these countries. However, India is also one of the most corrupt countries of the world, where we do not have a single department to which we can call is not corrupt. अब क्या हुआ भाई? पहले मैंने जनरल बात करी, मैंने कहा रशिया, चाइना, यूएसए करप्ट कंट्रीज हैं, सुपर पावर होने के बाद भी बहुत ज्यादा करप्शन है. और फिर मैं स्पेसिफिकली इंडिया में आया कि इंडिया भी एक करप्ट कंट्री है. एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके लिए हम कह दें करप्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसे भी कहा जा सकता है. इस केस में भी आपने देखा जर्नल के सारे सेंटेंस एक साथ आए, स्पेसिफिक के एक साथ आए. घुमा दो, अब इसे उल्टा सोच लो. ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पेसिफिक प्लस स्पेसिफिक हो, मतलब पहले स्पेसिफिक से स्टार्ट हो. जैसे मैं कहूं इंडिया इज अ वेरी करप्ट कंट्री, वी कैन नॉट से that we have a single department which is not corrupt. Every department seems corrupt in India. However, not only in India but even in the superpowers like Russia, China, Japan, USA are also considered corrupt. अब ये क्या हो गया? ये हो गया
स्पेसिफिक टू जर्नल। पहले मैंने स्पेसिफिकली एक कंट्री की बात की जिसका नाम था इंडिया, और फिर बाद में मैंने जर्नली पूरे वर्ल्ड की तरफ आया। तो राइटर जर्नल टू स्पेसिफिक भी जा सकता है, स्पेसिफिक टू जर्नल भी। आपको क्या करना है कि जर्नल के सेंटेंसेस एक साथ आएंगे और स्पेसिफिक के एक साथ आएंगे। ठीक है, अब समझ लो पांचवी और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात। लास्ट सेंटेंस, जो सबसे ही इंपॉर्टेंट बात है यार। यार देखो, आपने ये करना शुरू करा मान लो, और आपको थीम नहीं मिली, आपको टोन नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया। आप आगे बढ़े, आपने स्टार्टिंग सेंटेंस देखने की कोशिश करी, नहीं मिला। आप मैंडेटरी पेयर की तरफ गए, एक ही मैंडेटरी पेयर मिला है, ज्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो ये ऐसे समझ लो ये अलग अलग बल्लेबाज खिलाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे रोहित शर्मा चला गया और साथ में शुभमान गिल, अगर इनमें से कोई फेल होगा तो मैंडेटरी पेयर जिसे हम कहेंगे विराट कोहली, वो इनिंग को संभाल लेगा। कभी कोहली भी नहीं चला तो नीचे वाले और बहुत सारे हैं, ठीक है, जो इनिंग को संभालने की कोशिश करेंगे। जब कोई भी नहीं चलेगा तो लास्ट सेंटेंस से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो ये मल्टीपल ट्रिक्स है, हर सेंटेंस में, हर पैराग्राफ में, हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको अलग रीडिंग, अलग ट्रिक लगानी होगी, डिपेंडिंग कि वो कैसा आया है, उसमें क्या है। जैसे किसी विकेट पे कोहली ज्यादा रन मारता है, किसी पे रोहित शर्मा रन मारता है, किसी पे सूर्य कुमार यादव मारता है, तो इसी तरीके से आपको देखना है कि आपके अलग अलग बैट्समैन हैं, आप किसका इस्तेमाल करके रन बना सकते हैं और अपना स्कोर ले सकते हैं। तो लास्ट सेंटेंस जो होगा ना, उसकी भी पहचान है। वो ईडियम हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, कोई सेइंग या ओपिनियन हो सकता है। जब मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग सेंटेंस के बारे में, तब भी मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग सेंटेंस भी ये हो सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर मैं इसे शुरू में लगाऊं या लास्ट में लगाऊं। पॉइंट ये है कि बीच में नहीं लगाओगे। ऐसी कोई चीज जो ईडियम है, फ्रेज है, सेइंग है, ऐसी किसी भी चीज को आप बीच में कभी भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये शुरू में आएगा या फिर लास्ट में आएगा। ये जब लास्ट में आएगा तो ऑब्वियसली कंक्लूड कर रहा होगा, है ना, क्योंकि कंक्लूजन भी तो लास्ट में आता है। कंक्लूजन भी तो लास्ट में आता है। लास्ट सेंटेंस में जब हमने करे थे PQIs, तो ये जाना भी कि वहां पे कंक्लूड कर रहा था वो लास्ट में। तो याद रखिए, ईडियम, फ्रेज, सेइंग, ओपिनियन, ये सारे कंक्लूजन भी हो सकते हैं। अगर ये कंक्लूजन है तो लास्ट में आएंगे, अगर ये थीम है तो स्टार्टिंग में आएगा। थीम है स्टार्टिंग में आएगा क्योंकि उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, कंक्लूजन है लास्ट में आएगा क्योंकि एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो अब कंक्लूड करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और देखो ये चीज ऐसी नहीं है कि तुमसे एक दिन में आ जाएगी, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौथी और पांचवी बात जो मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिस, है ना। आपको टारगेट करना पड़ेंगे कितने, 100 क्वेश्चंस, और ये 100 क्वेश्चंस एक दिन में नहीं लगाने आपको, इसको थोड़ा 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 करके रोज लगाना है, तब ये आपको आएंगे। एक दिन में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। आज आप 10 क्वेश्चन करेंगे, कल फिर आप 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर आप हर थोड़े थोड़े दिन में इनको करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तो 100 क्वेश्चंस का टारगेट बनाइए, है ना, 10-10 के सेट्स में, 10-10 के 10 सेट्स में, तो आपको ये करना आ जाएंगे। एग्जाम से पहले तक इनको करते रहिए। ये क्वेश्चंस आप अगर करना छोड़ देंगे तो आप इनकी ट्रिक्स को फिर से भूल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस कैसे हैं, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आएगा आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था, आप सबने मेरे साथ इस क्वेश्चन को किया। इसमें एक ट्रिक और सीखी जिसको मैं यहां पे लिख देता हूं, छठी और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, एलिमिनेशन। अगर एलिमिनेशन नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अपना ऑप्शन नहीं लगाना है, हीरो नहीं बनना है, एलिमिनेशन। ऑप्शंस के साथ खेलिए, है ना, उनको ऑब्जर्व करिए, देखिए कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं। ठीक है, तो दिमाग लगा के क्वेश्चंस करेंगे। ऑल द बेस्ट। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये फर्स्ट सेंटेंस है गिवन है, ये लास्ट सेंटेंस है, ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, ये बीच के हैं चारों, जरा अरेंज करिए। ऑल द बेस्ट। 10 सेकंड देता हूं, 15 सेकंड आपको। इससे ज्यादा अगर टाइम चाहिए तो मुझे पॉज कर दीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। अ कनेक्शन हैड बीन सस्पेक्टेड, एक कनेक्शन सस्पेक्ट किया गया है। सिंस बोथ, बोथ कौन है, दो तो है नहीं कोई, तो यहां पे मुझे नहीं पता सिंस बोथ कौन है, तो बोथ मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने सबसे पहले पी एलिमिनेट कर दिया, एक एलिमिनेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अ कनेक्शन हैड बीन लॉन्ग सस्पेक्टेड, सेम रीजन्स एंड सीजन्स, नहीं समझ में आ रहा है ये भी, चलो फिर भी क्यू वाला रोक के चलते हैं। अ कनेक्शन हैड बीन सस्पेक्टेड बिटवीन द अबेंडेंस ऑफ मॉस्किटोस, अब ये मुझे समझ में आ गया है ना, एंड द अकरेंस ऑफ मलेरिया, ये कनेक्शन लग रहा है किसका, कि जितने ज्यादा मॉस्किटो बढ़ते चले जाएंगे उतना मलेरिया बढ़ता है। अबेंडेंस का मतलब होता है सरप्लस ऑफ मॉस्किटोज एंड अकरेंस ऑफ मलेरिया। तो मुझे पता चल गया भाई आर और एस एक मैंडेटरी पेयर है, ठीक है। आर एस मुझे यहां दिखा, यहां नहीं है, काट डाला, यहां भी नहीं है, काट डाला, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आर एस पी क्यू, यही आंसर होना चाहिए बी। आओ जरा एक बार इसको देख लेते हैं, ये सही मीनिंग दे रहा है या नहीं। जब आप एलिमिनेशन करते ना, आपके पास जो बचे उसको वेरीफाई जरूर करिएगा, ये भी यहां पे लिख देता हूं, याद रखिएगा एलिमिनेशन, और लास्ट में 7 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वेरिफिकेशन करेंगे सेलेक्टेड या फिर रिमेनिंग ऑप्शन का। आइए, तो आपने कहा एक कनेक्शन काफी टाइम से एक्सपेक्ट किया गया था, जिसके मलेरिया के मॉस्किटो के बीच में और मलेरिया के बीच में जो हो रहा था, आर एस। अब आपने कहा पी, सिंस बोथ वर एट देयर वर्स्ट, क्योंकि दोनों कौन, मॉस्किटो भी और मलेरिया भी अपनी सबसे बुरी हालत में थे, इन the same regions and seasons, but the nature of this connection had not been understood। तो ये भी पता चल रहा है कि Q लास्ट सेंटेंस है, क्योंकि Q और S6 भी एक मैंडेटरी पेयर आ रहा है, ठीक है। आसान सा था, मीनिंग समझेंगे क्वेश्चंस हो जाएंगे। शुरू में ये आपके गलत भी हो सकते हैं बहुत सारे, पर मेरी आपसे इंतजा है कि सारा दम लगाते रहिए, सोचते रहिए, ये करते करते आते हैं, एक दिन की चीज नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से 10 सेकेंड्स एंड आई विल एक्सप्लेन देम। अब देखो दो ही सेंटेंस हैं जो इसके साथ लॉजिकली जा रहे हैं। साइंस डज नॉट मैरिली एट न्यू ट्रूथ्स, किसमें, टू दी ओल्ड वंस, पुराने में। तो ये एस पहला सेंटेंस हो गया, एस कहां दे रखा है, सिर्फ यहां दे रखा है, इस बेसिस पे मैंने तीनों एलिमिनेट कर दिए, तीनों एलिमिनेट करती है। अब इसको वेरीफाई कर लेता हूं, ओल्ड वंस, अब इसी के हिसाब से चल रहा हूं, अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूं, इसी के हिसाब से चल रहा हूं, टू ओल्ड वंस। इट ऑल्सो क्यों आना चाहिए, इट ऑल्सो डिस्कवर न्यू ट्रूथ, ये बात सही है, तो भाई मुझे मिल गया, बिल्कुल सही जा रहा है, एस और क्यू सही मीनिंग दे रहा है। इट ऑल्सो डिस्कवर्स न्यू ट्रूथ, कैसे ट्रूथ, दैट, पी आ गया, दैट डिस्ट्रॉय सम ओल्ड ट्रूथ्स, ये भी सही आ रहा है, तो क्यू और पी भी मैंडेटरी पेयर आ गया, ठीक है। डिस्ट्रॉय सम ओल्ड ट्रूथ्स एंड देयर बाय अपसेट्स, और इसलिए अपसेट कर देता है, तो ये भी पता चल गया कि पी और आर भी एक मैंडेटरी पेयर हो गया। तो 1 2 3 तीन मैंडेटरी पेयर इसमें मिल गए, आंसर डी हो जाएगा। और मजेदार बात यह है कि आर लास्ट सेंटेंस भी है, अपसेट द वेज ऑफ मेंस थिंकिंग एंड देयर लाइफ, आदमी की सोच को अपसेट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे पॉज कर दीजिए अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए इन्हें करने के लिए। कह रहे हैं एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस सेंचुरी, आज की सेंचुरी का जो एक आउटस्टैंडिंग सबसे अलग फीचर है वो क्या रहा
हैज बीन, अगर आप कहते लिविंग तो आपको कहना पड़ता द लिविंग, ना किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं तो द लिविंग कंडीशन ऑफ दी जो भी था। लेकिन एक बात तो मुझे पता चल रही है, लिविंग कंडीशन ऑफ दी वर्किंग मैन, तो पी एस मुझे साथ में, पी एस यहां है, पी एस यहां भी है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्वेश्चन आसान हो गया। क्योंकि लिविंग कंडीशन किसकी हो सकती है? ऑफ वर्किंग मैन, लीडिंग टू नहीं पता। तो अब इन दोनों में से एक आंसर होगा यार, पी से स्टार्टिंग करें या क्यू से करें। अगर हम क्यू से स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन आसान हो गया, हमारा सॉर्ट हो गया। कह रहा है एन आउटस्टैंडिंग, कभी कभी ऐसा हो जाए ना दो में कंफ्यूज हो जाओ तो दोनों को वेरीफाई कर लो। दोनों को वेरीफाई कर लो। क्या कह रहा है? एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस सेंचुरी हैज बीन, क्या रहा है? हैज बीन क्यू, हैज बीन द इंप्रूवमेंट ऑफ द इनकम एंड लिविंग कंडीशन। अब समझ में आ गया क्या कह रहा है क्यूपी। कह रहा है इस सेंचुरी की सबसे बढ़िया फीचर यह है कि इंप्रूवमेंट हो गई आदमी की इनकम में और लिविंग कंडीशन में। ठीक है, और लिविंग कंडीशन में, तो क्यूपी साथ में आ गया। लिविंग कंडीशन क्यूपी साथ में आ गया। लिविंग कंडीशन कौन सी? लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्किंग मैन जो हमने पहले निकाला था, और पी और एस तो है ही इसमें, जो पी और एस हमने पहले मैंडेटरी पेयर निकाला था। ठीक है, वर्किंग मैन लीडिंग टू कहां लेके जाता है? अब एस और आर भी साथ में आ गए। लीडिंग टू ग्रेटर सिक्योरिटी, आज आप ज्यादा सिक्योर हैं, एंड एजुकेशन, आप ज्यादा पढ़ भी लिए हैं, विच हैज मेंट ग्रेटर पॉलिटिकल पावर, जिससे आपके पास पॉलिटिकल पावर भी ज्यादा है, ज्यादा सिक्योरिटी है, ज्यादा अच्छी पॉलिटिकल पावर है। तो आंसर हो गया आपका सी, यही वाला। सारे मैंडेटरी पेयर मिल गए, ये हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, क्यू से स्टार्टिंग होगी। क्लियर है? तो ऐसे आप क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा आसान रहेगा आपके लिए, पीस ऑफ केक की तरह आप इसे कर जाएंगे। अगला देखिए, दम लगाइए फिर से 10 सेकेंड्स। अब देखो क्वेश्चन कहता है हॉबीज कैन फिल आवर स्पेयर। हॉबीज फिल कर देंगी हमारा क्या? खाली। स्पेयर का मतलब क्या होता है? एम्प्टी। तो क्या एम्प्टी फिजिकल फैटिक? फैटिक का मतलब तो थकावट होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, थकावट कैसे भर देगी? मूवमेंट्स, एम्प्टी मूवमेंट्स विद एंजॉयमेंट। तो जो हॉबीज क्या होती हैं? खाली टाइम आपका एंजॉयमेंट से भर देती हैं। तो क्यू ही स्टार्टिंग होगी और कोई नहीं होगा। तो क्यू ही स्टार्टिंग होगी तो भैया एलिमिनेशन हो गया, सारे एलिमिनेट हो गए और बी आराम से आंसर हो गया। और वेरीफाई करते हैं, मोमेंट्स विद एंजॉयमेंट एंड प्लेजर, और प्लेजर से, तो क्यू और आर मैंडेटरी पेयर था या नहीं था? आसान था। विद एंजॉयमेंट एंड प्लेजर, दे ऑल्सो रिलीव, ये ऑल्सो रिलीव कर देते हैं क्या? एस, मेंटल टायर्डनेस एंड फिजिकल फिटीग, जो हम थक जाते हैं काम करते करते। ठीक है, तो एस और पी भी मैंडेटरी पेयर हो गया, सब कुछ बिल्कुल सही है, बी आंसर है। फिटिक एंड डू नॉट हिंडर अ रेगुलर वर्क, और हमारा वर्क भी खराब नहीं होता। तो आसान क्वेश्चन था, बी इज द करेक्ट आंसर, देखते ही खत्म था। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आपको एग्जाम में मिलते हैं। ये आपको इसलिए आसान लग रहे हैं क्योंकि अभी आप ट्रिक्स से कर रहे हैं। अगर आपने ट्रिक्स वगैरह नहीं देखी होती तो पहला क्वेश्चन आपको कैसा लगा था ये याद रखिएगा। तो एलिमिनेशन जरूर याद रखिए, एलिमिनेशन से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक और अलग तरह के क्वेश्चन है, इसमें क्या है? Each of the following section consists of a sentence, the part of which have been jumbled. अब पहले वाले में आपको क्या था कि फर्स्ट और लास्ट गिवन था। ठीक है, ये दोनों गिवन थे। अभी यहां पे कुछ गिवन नहीं है, 4 सेंटेंस है एकदम नेकेड, ये लिखे हैं, कुछ गिवन नहीं है। चारों को आपको देखना है पहला कौन सा है, लास्ट कौन सा है। तो अब मजा आएगा जरा क्वेश्चन में। फिर से आपके पास है 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम चाहिए तो मुझे पॉज कर दीजिए।
जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करने चाहें तो जरा ध्यान से जाएं. व्हेन द रॉबर वॉज नियर हर बेड, जो रॉबर उनके बेड है ना, हर बेड, हर कौन हो जाएगा, हर, जरा सोचिए. शी के लिए आया होगा, कौन है ये हर, अभी हमें नहीं पता, इसका नाम नहीं मिल रहा, तो पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है. वन नाइट, अब देखो रॉबर वॉज नियर हर बेड, तो पहले नियर हर बेड आया होगा रॉबर, या पहले एंटर करेगा रूम में, पहले एंटर करेगा रूम में, तो सीधी सी बात है पहले क्यू आएगा और बाद में कहीं पे पी आएगा. जहां भी पी को पहले लिख दिया है क्यू से, गलत है वो. पी को पहले लिखा है क्यू से, नहीं क्यू पहले है. पी को पहले लिखा है क्यू से, नहीं पी पहले है. तो इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा, समझे, देख लेंगे इसे. तो ये शुरुआत यहीं से हो गई. एक रात की बात है कि जो रॉबर है वो एंटर करा कमरे में. लक्ष्मी डिड नॉट मेक एनी साउंड, लक्ष्मी ने कोई साउंड नहीं करा. अब समझ में आ गया कि हर कौन था, तो क्यू से स्टार्टिंग हो जाएगी, बात खत्म. एस से स्टार्टिंग नहीं होगी, क्योंकि एस कंक्लूजन जैसा है. आंसर हो जाएगा सी. क्या कह रहा है कि भैया क्यू से स्टार्टिंग हुई, एक रात रॉबर एंटर कर गया लक्ष्मी के घर में, लक्ष्मी ने कोई आवाज नहीं करी, फिर क्या किया, आर, शी जस्ट कैप्ट अ टाइट होल्ड ऑफ अ नाइफ, बस नाइफ ऐसे करके पकड़ के अपने पास और सो गई. एंड प्रिटेंड टू साउंड अस्लीप, और ऐसे करने लगी जैसे सो रही है. क्यू और आर मैंडेटरी पेयर हो गया. अब क्या हुआ, व्हेन द रॉबर वॉज नियर हर बेड, जैसे ही उसके करीब आया, शी स्टूड अप सडनली, एकदम खड़ी हो गई ऐसे करके, ब्रांडिशिंग द नाइफ, और नाइफ दिखाने लगी कि मार दूंगी, इधर आया तो फोड़ डालूंगी. तो ये पी आ गया भाई, बिल्कुल सही आया. द रॉबर वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब है सरप्राइज्ड. एंड विद अ लाउड क्राई रैन अवे, और वो डर के भाग गया, चिल्ला के भाग गया. क्वेश्चन खत्म, आसान था, बस ऐसे ही करना है. तो इसमें हमने क्या नया किया, स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है, ढूंढना पड़ेगा. लास्ट सेंटेंस नहीं है, ढूंढना पड़ेगा. मैंडेटरी पेयर बनाना पड़ेंगे, थोड़े से अलग हैं ये, लगाते रहिए दम. ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा. मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग हमेशा थीम होती है. इट इज नॉट ब्रैगिंग अबाउट हाउ ग्रेट यू आर. नहीं समझ में आ रहा कि इट क्या है, इट कौन है, नहीं समझ आ रहा. कह रहा है ये सिर्फ इस चीज की बात नहीं है कि आप अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कहें, तो भाई ये स्टार्टिंग नहीं हो सकती. तो ये किस चीज की बात कर रहा है नहीं पता. इट इज नॉट अबाउट थिंकिंग यू आर परफेक्ट, कह रहा है ये बात भी नहीं है कि आप परफेक्ट हैं, बिकॉज नो बडी इज, कोई परफेक्ट नहीं है, बट नोइंग यू आर वर्दी ऑफ बीइंग लव एंड एक्सेप्टेड. चलो ठीक है, क्यों भी हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा. अब ये कह रहा है आर या एस से स्टार्टिंग होगी. आर में मुझे थीम मिल गई, इसी की बात हो रही है. जो इट विट ऊपर आया ना वो सेल्फ स्टीम कह रहा है. सेल्फ स्टीम इज हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ एंड हाउ इंपॉर्टेंट यू थिंक यू आर. तो आर से स्टार्टिंग हुई, आर से स्टार्टिंग हुई, तो ये आंसर, ये आंसर. दो ऑप्शन एलिमिनेट. ठीक है, एक भी क्वेश्चन सिलेक्शन से नहीं करके दिखा रहा हूं, सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन से करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही करना है आपको. ठीक है, तो कह रहा है सेल्फ स्टीम हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ एंड हाउ इंपॉर्टेंट यू आर. ठीक है, इसी बात को उसने और एक्सप्लेन करा यहां पे, और ये दोनों बातें कैसी हैं, पॉजिटिव. इट इज हाउ यू सी योर सेल्फ एंड हाउ अबाउट योर अचीवमेंट, कैसा फील करते हो. तो ये आर और एस मैंडेटरी पेयर है. आर एस यहां पे भी दे रखा है, यहां नहीं दे रखा है, ये काट देंगे, आंसर सी हो जाएगा. ये सेंटेंस हमारा किससे बना, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव से बना. दोनों बातें पॉजिटिव है, अब नेगेटिव बात आएगी. नेगेटिव बात क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉजिटिव बात से हो गई, तो दूसरी बात भी पॉजिटिव. अब आई नेगेटिव बात. कह रहा है ये लंबी लंबी फेंकने वाली बात नहीं है कि तुम कितने ग्रेट हो. ये बात भी नहीं है कि तुम परफेक्ट हो, क्योंकि परफेक्ट तो कोई है नहीं. बस इतना याद रखो, यू आर वर्दी ऑफ बीइंग लव एंड एक्सेप्टेड, कि भाई तुम्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है, तुमसे प्यार किया जा रहा है, इतना ही काफी है. तो आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, क्वेश्चन धराशायी. नेगेटिव वाले बाद में, पॉजिटिव वाले पहले. अगला क्वेश्चन.
अब देखो कह रहा है मोस्ट ऑफ देम, तो भैया पहले ही प्रोनाउन लगा रहे हो, मोस्ट ऑफ देम कौन, अरे कौन है मोस्ट ऑफ देम, नहीं पता ना हमें, तो पी से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, पी से स्टार्टिंग नहीं करेंगे। क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन एंड ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, हुआ ना हुआ थीम, पता चल गया ना किस बारे में बात हो रही है, क्रूड मिनरल ऑयल के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात होती है वो थीम होता है, तो क्यू से स्टार्टिंग होगी, दोनों ऑप्शन यही कह रहे हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में अब और बात बताइए। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी सब्सटेंसेस ईच विद इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटी, तो क्यू आर मैंडेटरी पेयर हो सकते हैं। अब कह रहे हैं सच हाइड्रोकार्बन्स, अभी तो हाइड्रोकार्बन्स की बात ही नहीं हुई है, आर ऑल्सो फाइंड इन अदर फॉर्म्स एस ब्यूटेमिन, असफाल्ट एंड नेचुरल गैस, तो हाइड्रोकार्बन की बात तो यहां हुई। मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शंस, तो पी आएगा और पी के साथ एस आएगा, क्योंकि कह रहा है सच हाइड्रोकार्बन्स, तो पी और एस मैंडेटरी पेयर हो गया। अब पी और एस कहां दे रखा है, पी और एस यहां तो है नहीं, तो इसको काट दोगे, पी एस यहां पे है तो इसको लगा दोगे, डी आंसर हो जाएगा। सारे मैंडेटरी पेयर भी आ गए, इसमें मीनिंग भी आ रहा है। तो क्यू क्या कहता है, क्यू कहता है कि भाई क्रूड ऑयल अर्थ में से आता है, किस कलर का होता है, क्या स्मेल होती है, ये बताता है। आर बताता है कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, इसके बारे में और सारी चीजें बताता है, इसकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं। फिर पी बताता है वो प्रॉपर्टीज क्या है, कि हाइड्रोजन और कार्बन होता है इसमें, और एस बताता है कि जो हाइड्रोकार्बन है अदर फॉर्म्स में ब्यूटामिन, एस्फाल्ट और नेचुरल गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। आंसर डी, आसान क्वेश्चन। अगला देखिए, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से करिए। अब देखो पी पढ़ के तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, और ऑप्शन देखने के बाद पता चल रहा है कि आर से स्टार्टिंग हो जाएगी, है ना। ऑप्शंस पढ़ के पता चल गया कि आर से स्टार्टिंग हो जाएगी, तो सबसे पहले आर पढ़ लेते हैं। वाटर थीम हो गया, प्लेज अ वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब होता है हरफन मौला, सब कुछ कर सकता है, रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है भाई मान गए, आर से स्टार्टिंग हो गई। अच्छा, अब द वाटर साइकिल हैज टू डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, अब यहां से मुझे कुछ मिला कि जो वाटर साइकिल है उसकी दो क्लियर ब्रांचेस हैं, एक एटमॉस्फेरिक ब्रांच है और एक टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ वाली, एटमॉस्फेरिक मतलब जो एटमॉस्फेयर में है, एयर या फिर गैसियस वाली, ठीक है। अब मुझे Q के साथ S मिला, क्यों, इन द एटमॉस्फेरिक वाटर एग्जिस्ट मेनली इन गैसियस फॉर्म, और ऑन द अर्थ लिक्विड फॉर्म्स एंड सॉलिड फॉर्म्स, आइस और स्नो, तो QSP सब साथ में आएंगे ना। QSP कहां कहां आ रहे हैं, QSP, अरे QPS है, अच्छा ये तो एलिमिनेट, QSP कहीं नहीं आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा बी, लगा के देख लो, ठीक है। पहले कह रहा है कि वाटर बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, फिर बता रहा है कि वो दो डिस्टिंक्ट ब्रांच में पाया जाता है, एटमॉस्फेरिक ब्रांच और टेरेस्ट्रियल ब्रांच, एटमॉस्फेरिक में सिर्फ गैसियस फॉर्म में है और अर्थ पे दोनों फॉर्म में है। आसान हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
For however elusively it still knew of harbors and anchors of homes to which to return. तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा. दूसरी बात, स्टार्टिंग भी for however से हो रही है, तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता, पी काट डालेंगे हम. आगे बढ़ते हैं. द वर्क्स ऑफ द अर्ली रेनाइसेंस, कह रहा है शुरू का जो रेनाइसेंस वाला टाइम था उसमें जो काम किया, ठीक है, वो और शेक्सपियर की जो पोइट्री थी वो वाइब्रेट विद द कंपैशन फॉर लाइफ एक्सपीरियंस इन डेंजर ऑफ डाइंग फ्रॉम एक्सपोजर एंड निग्लेक्ट. तो ये थीम है भाई, इसी की बात हो रही है. क्यों ही स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, इसको आप रोक के चलेंगे. आगे बढ़ते हैं. यस इट वॉज द जीनियस ऑफ करेज नॉट ऑफ डेस्परेट. इससे भी पता चल रहा है आधी अधूरी बात है ये, तो बुरी बात यही है, तो आर स्टार्टिंग नहीं होगा, आर मुद्दा है ही नहीं. एस देख लेते हैं. इन दिस कंपैशन, भाई कंपैशन की बात तो यहां हुई थी और अभी तक हम सोचते आ रहे हैं क्यू स्टार्टिंग सेंटेंस है, क्यू के बाद एस भी लगा है, खत्म हो गई कहानी. एस गलत हो गया, एस से स्टार्टिंग होगी नहीं, आंसर हो जाएगा सी. कह रहा है इन दिस कंपैशन वॉज द क्रिएटिव जीनियस ऑफ द एज. वहां पे क्रिएटिव जीनियस थे, ऐसे जीनियस जो उस एज के सबसे क्रिएटिव लोग थे, ठीक है. और इसी बात को एस को आर में कहा गया, तो एस और आर भी मैंडेटरी पेयर हो गया. यस इट वॉज अ जीनियस ऑफ करेज नॉट ऑफ डेस्परेट ऑडोसिटी. वो बोल्ड नहीं थे, सिर्फ डेस्परेट ऑडोसिटी नहीं थी, उनके अंदर क्या था, करेज था, हिम्मत थी, है ना. तो एस आर और लास्ट में पी. पी में क्या कह रहा है, लेकिन हालांकि एल्यूसिवली का मतलब है धोखा देते हुए अगर हम देखें या अवॉइड करते हुए देखें. इट स्टिल न्यू ऑफ हार्बर्स एंड एंकर्स. उन्हें हार्बर्स के बारे में पता था, एंकर्स के बारे में पता था ना, उन घरों के बारे में पता था जहां पे उन्हें लौटना है, बांस के बारे में पता था जहां पे सारी चीजें स्टोर की जाती हैं. तो आंसर बहुत बढ़िया था सी. तो भाई ये थे PQRS. अब एक बार ना आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताना इसमें कि आपका स्कोर कितना आया. तो यहां पे हमने अराउंड 10 PQRS करे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे स्कोर जरूर बताना अपना. और याद रखिए अगर आपने स्कोर कर दिया है 8 या फिर 8+, तो आपकी अंग्रेजी ठीक है और आप सही जा रहे हैं, आप ये क्वेश्चन बना लेंगे. बस इनको प्रैक्टिस करना नहीं छोड़िए. अगर आपका स्कोर आता है 6 या फिर लेस देन 6, तो अभी काफी काम करना है आपको अपने रीडिंग स्पीड पे, अपने रीडिंग रेंज पे, रीडिंग मेमोरी पे. अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की. ये तो था PQRS वाली चीजें, इसमें सब मैंने PQRS आपको डिटेल में कराया है. अच्छा, अब एक बात याद रखिए, ये जो PQRS था बिल्कुल इसी जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन होते हैं. यहां पे आप जब अरेंज करते हैं तो ऑब्वियसली पहले इसको समझते हैं, उसके बाद अरेंज करते हैं. लेकिन जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने जाते हैं तब आपको क्या देखना है, तब मुद्दा सारा रह जाता है थीम एंड टोन पे. अगर आप ये दो चीजें समझ लेते हैं तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. मान लीजिए आपने ये भी समझ लिया कि ये जो टॉपिक बात कर रहा था, ये जो थीम थी, जो सेंट्रल आइडिया था, वो टेररिज्म के बारे में था. और इसमें टाइप्स ऑफ टेररिज्म बताए, पूरी दुनिया के टेररिस्ट ग्रुप कौन कौन से हैं उनके बारे में गिनवाया, टेररिज्म किस वजह से बढ़ता है, इस सब बातों पे बात करी उसने, और कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है, इन सब बातों पे बात की. ये रही थीम. टोन कैसी थी, अब आपने उसकी टोन देखी तो आपको एक बात समझ में आई कि इसकी टोन डायडेक्टिक थी. तो आपको समझ में आया टोन कैसी थी, डायडेक्टिक थी. डायडेक्टिक का मतलब होता है ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था, आपको बताने की कोशिश कर रहा था, कुछ करवाने की कोशिश कर रहा था, है ना, समझाने की कोशिश कर रहा था. डायडेक्टिक थी, ठीक है. अब आपको करना क्या होता है, अपनी सोच को ना नरेटर की सोच से मिलाएंगे, थोड़ी नजर डालेंगे, सोचेंगे. जैसे उसने पहले पैराग्राफ में बताया कि टेररिज्म एक बड़ी खतरनाक चीज है और ये अब से नहीं, पिछले हजारों सालों से है, जब से दुनिया है तब से टेररिज्म है, बट उसको अलग अलग टाइम में अलग अलग नाम दिया गया है. फिर इसने बताया कि अक्सर वो लोग जो समाज से, सरकार से खुश नहीं होते, वो अपना एक रिबेलियन ग्रुप बनाते हैं और
वो लोगों को डराते हैं, सरकार को डराते हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं जिसकी वजह से मॉनेटरी और लाइफ लॉसेस भी होते हैं। इसी को टेररिज्म कहा जाता है। फिर उसने टाइप्स ऑफ टेररिज्म बताए, रिलीजियस टेररिज्म, कास्ट बेस्ड टेररिज्म, एथनिसिटी बेस्ड टेररिज्म, ना ऐसे करके उसने कई सारे टेररिज्म के नाम गिनवाए। तो आपको क्या करना है ना, प्रोसेस करते जाना है साथ साथ। यही मैं कह रहा हूं, मैच द थिंकिंग एंड परसेप्शन। प्रोसेस करते जाइए, अच्छा ऐसे होता है, उसको समझते जाइए, दिमाग में प्रोसेस करते जाइए। जहां आपने प्रोसेस छोड़ा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बर्बाद हो गया। तो सबसे पहली चीज है कि आप प्रोसेस कीजिए। दूसरी चीज, भाई रीड बिटवीन द लाइंस, अंडरस्टैंड द इम्प्लिसिट मीनिंग। एक तो बात है सो कह दी उसने वैसी, एक बात है जो अनकही है, कही नहीं है, बस उसका इसने इशारा दिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसने कहा, एक बात में वो कह के चला गया कि ये जितने भी टेररिज्म पनपते हैं, इनको पनपने के लिए किसी ना किसी बड़ी एंटिटी से सपोर्ट चाहिए होती है। और वो बड़ी एंटिटी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई सेलिब्रिटीज, ग्रुप ऑफ सेलिब्रिटीज, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये क्या हो गया, रीड बिटवीन द लाइंस। उसने किस पे इशारा करा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वो ये कह रहा है कि जो टेररिस्ट है ये अकेले ही दोषी नहीं है, इनके पीछे वो लोग जो अपना मकसद हल करना चाहते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या कोई कंट्री हो या कोई ग्रुप ऑफ लीडर हो ना, वो इनको कुछ काम करा रहा है, इनको बड़गड़ा रहा है, इनको लालच दे रहा है, तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है। तो ये हो गया रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब है वो चीज वहां दे नहीं रखी एग्जैक्टली, पर उसका इशारा दिया गया है, आपको उस इशारे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए ताकि आप ये सारी चीजें समझ पाए। जब आप ये चीजें समझ जाएंगे, रीड बिटवीन द लाइंस, तो बात आती है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस आपके पास ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो ज्यादातर डेटा बेस्ड या फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड या फैक्ट बेस्ड होते हैं। एक फैक्ट दिया गया होगा और आपसे पूछेगा जरा बताना कि ये फैक्ट सही है या नहीं। जैसे उसने कहा कि 1949, जैसे उसने कहा कि पहला जो रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप था वो 1980s में यूएन ने माना कि ये पहला टेररिस्ट ग्रुप है रिकॉग्नाइज। अब ये डेटा बेस्ड हो गया और आपसे पूछेगा वो क्या 1980s में ऐसा हुआ था या 1970s में, तो वो आपका मेमोरी चेक करना चाहेगा। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कोई फैक्ट दे देगा आपको, जैसे मान लीजिए उसने कह दिया कि पूरी दुनिया में एक भी टेररिस्ट ग्रुप ऐसा नहीं है जो जानवरों को बचाने के लिए लड़ रहा हो। ठीक है, तो ये एक फैक्ट दे दिया। तो और आपसे पूछ लिया कि कौन सा टेररिस्ट ग्रुप इनमें से ऐसा है जो जानवरों को बचाने के लिए लड़ रहा है, आंसर होगा नन ऑफ दीस। ठीक है, तो ये हो गया फैक्ट। इंफॉर्मेशन कोई आपको दे रखी है, आपको दे रखा है कि आज तक हमारे पास 17 टेररिस्ट ग्रुप हैं जो बड़े बड़े हैं, अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं। और फिर आपसे पूछा गया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं टेररिस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप 17 आंसर कर देंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, है ना, या फिर कोई वोकैबुलरी दे रखी होगी, आपको एक वर्ड दे दिया गया होगा और आपसे उसका मीनिंग पूछ लिया गया होगा और आपसे कहा गया होगा ये वर्ड पैसेज में यूज हुआ है, तो जरा बताओ इसका मतलब क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं। अब आप फंसते कहां हैं? आप फंसते हैं बच्चा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में।
इनडायरेक्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं? ये होते हैं बेसिकली आपके इन्फ्रेंस बेस्ड, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर वहां नहीं दे रखा पैसेज में, आपको इन्फर करना पड़ेगा। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अंदाजा, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आपने पढ़ा, इसका टाइटल क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, जैसे टाइटल ऑफ द पैसेज। तो याद रखिए ये बड़ा आसान होता है। टाइटल पूछे, थीम पूछे, सेंट्रल आइडिया पूछे, सभी एक जैसी चीजें, सबका एक ही आंसर होता है। जो थीम होती है वही टाइटल ऑफ द पैसेज होता है, हमेशा याद रखिए। जो सेंट्रल आइडिया है, जो मुद्दे की बात है, आपको मुद्दा पकड़ना है। अगर आप मुद्दा पकड़ पाए हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। दूसरी तरह का क्वेश्चन जो इस पे आता है वो आता है टोनल क्वेश्चंस। टोनल क्वेश्चंस होते हैं तो टोन बेस्ड होते हैं, जो आपसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे व्हाट इज द मूड ऑफ द नरेटर, द स्टाइल ऑफ द नरेटर, द एटीट्यूड ऑफ द नरेटर। टोन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आप फंस जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा अच्छे से इसे आप पढ़ेंगे, थोड़ा एलिमिनेट करेंगे चीज़ों को, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और सोचने की कोशिश करेंगे कि भाई उसका मूड कैसा था, एटीट्यूड कैसा था, क्या वो एंग्री था, क्या वो हैप्पी था, क्या वो एक्सप्लेनेटरी था, क्या वो इंस्ट्रक्टिव था। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और तीसरी तरह के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है कि उसी पैसेज में से वो आपको कहीं और ले जाएगा। जैसे वो कह रहा है कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी बात पे राइटर अग्री कर सकता है? इन्फ्रेंशियल हो गया। तुम्हें क्या पता, तुम राइटर को पर्सनली थोड़ी जानते हो, और वो बात टेररिज्म से रिलेटेड होगी बट पैसेज में नहीं दे रखी होगी। जैसे सारी बातें उसने बताई, या उसने कहा will the writer consider police and NIA will the writer consider police or NIA responsible for the rising terrorism इन अ स्पेसिफिक कंट्री? तो अगर वहां पे एनआईए ने और पुलिस ने ढंग से काम नहीं किया है तो ऑब्वियस सी बात है राइटर उन्हें कंसीडर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, थीम और टोन। आखिरी चीज बस तुम्हें मैं बताऊंगा, ये एक ट्रिक है, और वो क्या है, हैव अ ग्लैंस over the questions to get a basic idea of the passage। तो भाई पैसेज की क्या टोन है, क्या थीम है, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे, एक नजर जरूर डालेंगे। एक बेसिक सी नजर आपने डाली किस पे, क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इतना ही काफी है। क्या याद रखेंगे? थीम और टोन याद रखेंगे, अच्छे से समझेंगे, अपने परसेप्शन से उसका परसेप्शन मिलाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप कुछ भूले नहीं, ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग में उसे रखने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन का सीधे डायरेक्टली जवाब दे देंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और पहले क्वेश्चंस पे नजर डाल लेंगे। तो ये पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको आप बाद में करिएगा, पहले क्वेश्चंस पे एक नजर डाल लीजिएगा। क्वेश्चंस पे सिर्फ नजर डालनी है, बहुत ध्यान से नहीं पढ़ना, सिर्फ ये देख लेना किस बारे में बात हो रही है, थीम समझने की कोशिश करना है। दैट्स इट। तो 5 क्वेश्चन थे इससे। ये आगे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस पर नज़र डालिए। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, अगर आपको 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 10 सेकंड बाद क्वेश्चंस करेंगे, पढ़ लीजिए आराम से इसे।
ठीक है, तो आपने इसे पढ़ा होगा। साउथहैम्पटन इंग्लैंड के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे ड्राइवर्स का चालान नहीं कटेगा, उनको सेशंस अटेंड करना पड़ेंगे। तो कह रहा है साउथहैम्पटन स्कीम रिक्वायर्स कन्विक्ट ड्राइवर्स, जो कॉन्विक्ट ड्राइवर्स हैं उनको क्या हैवी फाइन देना था? नहीं, हैवी फाइन नहीं देना था। टू अटेंड 8 ड्राइविंग लेसन्स वंस अ वीक, ये बात उसने डायरेक्ट दे रखी है। कहाँ दे रखी है? 8 सेशंस वन अ वीक, एक वीक में एक सेशन 8 हफ्ते तक आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये साफ साफ दे रखा था। दूसरा देखते हैं। जॉन कुक डिवाइस द स्कीम, डिवाइस का मतलब है क्या? प्लान द स्कीम, किसके लिए? हाँ, टू प्रूव दैट एल्कोहल डज इन्फ्लुएंस ड्राइविंग, ये बताने के लिए कि इन्फ्लुएंस के भाई असर पड़ता है, ये नहीं बताने के लिए। क्योंकि जॉन कुक कौन था? एक ऑफिसर था, तो उसका इससे मतलब नहीं, डॉक्टर नहीं है वो। यहां पे देख सकते हैं आप, बताया उसने। डिजाइन टू डेमोस्ट्रेट द डैमेज एल्कोहल कैन डू। ठीक है, द scheme was devised by senior probation officer John Cook. He said about a quarter of the people came to know but had not realized how much they were drinking. तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा डिजाइन टू डेमोस्ट्रेट द डैमेज अल्कोहल कैन डू, क्या डैमेज कर सकती है। ठीक है, खास तौर से कब? ड्राइविंग। तो सारी चीजें ड्राइविंग की बात हो रही है, ड्राइविंग से रिलेटेड है, तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने ये लगा दिया तो ये आंसर नहीं होगा। द प्रॉब्लम विद द क्वार्टर ऑफ द पीपल हु वेंट टू जॉन कुक वॉज दैट, तो ज्यादातर लोग जो जॉन कुक के पास गए उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी? अभी हमने पीछे देखा, साफ साफ लिखा हुआ है, वो यही नहीं पता कर पा रहे थे कि कितना पीते हैं। हैड अ प्रॉब्लम बट हैड नॉट रियलाइज हाउ मच दे वर ड्रिंकिंग। तो ये पहले पैराग्राफ में दे रखा है। ये कि वो कितना पी रहे थे। सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं इसमें, इनडायरेक्ट है ही नहीं। पहले पिलवाया और फिर ड्राइव करवाई। मोस्ट ड्राइवर स्टार्ट ऑफ विद एट लीस्ट डबल मेजर, डबल डबल पी उन्होंने, डबल 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 मेजर। ऑलमोस्ट एवरी वन पोर आउट नॉट अ सिंगल मेजर बट अ डबल एट लीस्ट। ठीक है, मतलब उनका मतलब था तुम हमसे एक कह रहे हो, हम दो दो पी के भी काम कर लेंगे, ये मतलब था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द ट्रूथ इज दैट अल्कोहल, सच ये है कि अल्कोहल क्या है? अफेक्ट्स द बॉडी एंड द ब्रेन, दोनों पे करता है। सी, कहां पता चली ये बात? लास्ट पैरा में। एविडेंस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बॉडी एंड ब्रेन। ठीक है, साफ साफ दे रखा है, क्वेश्चन आपका धराशायी, खत्म। चलिए, तो ये एक आसान सा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था। अब थोड़ा टेढ़ा दूंगा, थोड़ा बड़ा वाला दूंगा, थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा है ये इस तरह का आपके एग्जाम में फंस सकता है। तो अच्छा ध्यान से पढ़िए, इस पर नज़र डालते रहिए, सारे क्वेश्चंस पे नज़र डाल लीजिए, कीवर्ड्स देख लीजिए। कीवर्ड्स का मतलब है कि क्या मुद्दे की बात क्या हो रही है।
ठीक है, तो आइए फटाफट चलते हैं। देखिए इसकी ना 3 पेज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो मैं इसमें आपको एक एक करके पेज दिखाता रहूंगा। हर पेज पे मैं टिकूंगा 10 सेकेंड। अगर आपको 10 सेकंड से ज़्यादा टिकना है तो आप मुझे पॉज कर देंगे, आराम से उस पेज को पढ़ लेंगे। तो पहले 10 सेकंड के लिए पहला पेज। पेज 2, वंस अगेन यू हैव 10 सेकेंड्स। मुझे पॉज कर दीजिए अगर उससे ज़्यादा टाइम चाहिए। लास्ट पेज, वंस अगेन 10 सेकेंड्स। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग रेफर्ड टू एज न्यू ग्रोथ कैटेगरी। तो लिक्विड हैंड वॉश की उसने सबसे पहले बात की है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी मैं पीछे जाके दिखा दूंगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग रेफर्ड एज मॉडर्न रिटेल आउटलेट। तो सुपर मार्केट को उसने कहा है मॉडर्न रिटेल आउटलेट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कन्वे द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वॉच आउट फॉर यूज इन द पैसेज। तो बी एन अलर्ट, ये सी इज द करेक्ट आंसर। कहां से पता चले ये आंसर्स, एक बार जरा देख लेते हैं। वॉच आउट फॉर, तीसरे वाला आंसर, ये कहां से मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा। बिग बाजार प्राइवेट लेबल क्लीन मेट। तो बिग बाजार ने क्या किया, हार्पिक बेचते बेचते एक अपना निकाल दिया क्लीन मेट, और वो सस्ता एक के साथ एक फ्री देना शुरू कर दिया। हार्पिक की सेल गिर गई। इज ह्यूजली पॉपुलर एंड सेल्स मोर देन अ ब्रांड लाइक हार्पिक इन इट्स ओन स्टोर। तो बिग बाजार के पास अपना माल रखवाया हार्पिक ने कि भैया ये हमारा बेच दो, उसने वैसे ही अपना प्रोडक्ट बता के अपना बेचना शुरू कर दिया। ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन दैट विल प्ले आउट over the next few years which the FMCG companies will have to watch out for। watch out for का मतलब क्या है कि अलर्ट पे रहना पड़ेगा। ठीक है, अलर्ट रहना पड़ेगा इसके लिए। दूसरी चीज, लिक्विड हैंड वॉश के बारे में बात की थी ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जहां पे आया। दूसरा क्या था, सुपर मार्केट के बारे में भी बात की है। तो मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स यही हो गए ना, सुपर मार्केट। किराना स्टोर नहीं है, ऑनलाइन की उसने बात ही नहीं करी है, डोर टू डोर सेलिंग की बात ही नहीं करी है, तो सुपर मार्केट कह लीजिए आप। ठीक है, या फिर इसने सुपर मार्केट के लिए एक और वर्ड यहां पे यूज किया है। क्या वर्ड है वो, मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स। मॉडर्न रिटेल आउटलेट, दिस इज ऑल्सो सुपर मार्केट। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने तुम्हें यहां दे दिया है। क्वेश्चन 3 का आंसर, आइए क्वेश्चन 4 समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग रेफर्ड एज सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी मैंने बताया था वो बिग बाजार वाली बात कि वो क्या कर रहे थे, रिटेलर सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ कंपनीज, अपना भी तो बेच रहे। यही बात थी, यही मुद्दे की बात थी। इस बात को इसने यहां कह रखा है। सारे क्वेश्चन डायरेक्ट है, ये देखो अपना बेच रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। मैं सब पे इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि शायद आप पहली या दूसरी बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा थोड़ा टेढ़ा वाला। इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आपके दिमाग में मिक्स हो गई होगी, और मिक्स इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमारे रीडिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते। द न्यू ग्रोथ कैटेगरी प्रोडक्ट्स पहले नेबरहुड किराने स्टोर में आते हैं, फिर मॉडर्न नहीं, पहले कहीं और आते हैं। पहले मॉडर्न ट्रेड आउटलेट पे आते हैं, उसके बाद किराना स्टोर पे आते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये बात इसने पहले पैराग्राफ में ही बोल दी है। ये देखिए,
पहुंचते हैं किराना स्टोर में आफ्टर दे हैव एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन मॉडर्न ट्रेड, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 5 नहीं 6 होगा ये, क्वेश्चन 6 का आंसर, क्योंकि 5 का आंसर तो हमने यहां दिया था ना, 4 था। वन 2 3 4, हाँ 5th का आंसर था वो, किराना स्टोर वाला 5th का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से देखो भाई ये वाली बात बिल्कुल ट्रू नहीं है। अ न्यू ब्रांड कैन नेवर क्विकली डिस्प्लेस ऑन एस्टैब्लिश ब्रांड, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाली बात इसने कहां कही है, मैं दिखाता हूं। ये कह रहा है कि कभी डेवलप नहीं होगी, वो कह रहा है रातों रात नई नई ब्रांड रातों रात बन जाती है। उसने कहा a new brand can overnight compete with established companies by trying up ना एक रात में ही। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, और ये आंसर था किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये दे रखा है। ठीक है, सबके आंसर तुम्हें बताए मैंने इसमें, और वो भी एग्जैक्ट कहां दे रखे हैं ताकि कंफ्यूजन कोई रहे नहीं। Which of the following has become very popular through sales from modern retail outlets? क्या बताया इसका आंसर, देखो जरा। तो भाई इसका आंसर मैंने आपको बताया, इसका आंसर हो जाएगा फ्रोजन फूड्स। ए कहां दे रखा है, 7 का आंसर। ये रहा फ्रोजन एंड रेडी टू ईट फूड, 7 का आंसर। ठीक है, 8 पे आ जाते हैं। ये मैं इसलिए मार्क कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप ये ना सोचें सर क्या पढ़ा के चले गए कहां से। वैसे भी कंप्यूटर, सेलफोन, फ्रेश फ्रूट्स इनकी बात नहीं हुई है, फ्रोजन फूड्स की बात हुई है। विच क्लास सेक्शन ऑफ द पीपल आर मोर लाइकली टू शॉप इन हाइपर मार्केट, ये तो पता है कि भाई हाइपर मार्केट्स में कौन करेगा, रिच कंज्यूमर्स। सी इज द करेक्ट आंसर, पहले पैराग्राफ में ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। These products are aimed at affluent customers, affluent का मतलब होता है rich, और आंसर हो गया भाई ये क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या एक जो मॉडर्न आउटलेट है प्रोवाइड करता है न्यू कैटेगरी प्रोडक्ट्स को, एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू प्रोडक्ट्स। ये नए प्रोडक्ट, आप कुछ भी नया प्रोडक्ट आपने लिया है, ये मार्केट के सामने कर देते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कहां दिया हुआ है। क्या है ये, देखो द न्यू फिगर्स शोड सम ऑफ द न्यू कैटेगरीज गॉट। ठीक है, जो नई कैटेगरीज आई हैं, न्यू कैटेगरीज को वो करता है 40% देयर बिजनेस फ्रॉम मॉडर्न रिटेल। तो ये एक्सपेरिमेंट करती हैं, इससे पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंट करती हैं ये। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 ना, एक्सपेरिमेंट करती हैं न्यू कैटेगरीज। मोर देन 40% जो न्यू नेट कैटेगरीज हैं उनका सारा बिजनेस मॉडर्न रिटेल आउटलेट से आ रहा है। तो यहां से भी पता चल रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका, आंसर बी हो गया। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो पेनिट्रेट इनटू न्यू चैनल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग रेफर्ड टू एज चैनल्स। चैनल्स का मतलब है सुपरमार्केट, जैसे आपका बिग बाजार हो गया या फिर वी मार्ट हो गया, ये सारे क्या है, तो प्रोडक्ट नहीं है, कंपनीज नहीं है, नई प्रोडक्ट, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो क्योंकि इसका मतलब है सुपरमार्केट्स, चैनल्स मतलब ठीक है। चलो आखिरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, भटाक से कर दीजिए, ठीक है। इसके एक बार नजर डाल दीजिए किस चीज की बात हो रही है, क्वेश्चंस पे नजर। ओके, सो आई गिव यू 10 सेकेंड्स। अगर आपको इससे ज्यादा टाइम चाहिए इन 2 पैराग्राफ को पढ़ने के लिए तो मुझे पॉज कर दीजिए। हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। द फैट ब्राउन डॉट, सबको पता है वो कॉकरोच था और कुछ नहीं था, उसे कॉकरोच दिखा था, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी। तो फैट ब्राउन डॉट वेटर तो हो नहीं सकता, सिर्फ कॉकरोच की ही बात हुई है, कॉकरोच ही है वहां पे। द राइटर रिस्पॉन्स टू वेटर्स रिएक्शन वॉज, राइटर सरप्राइज हो गया। राइटर देख रहा है कि ना इसे गुस्सा आया है, ना ये फ्रस्ट्रेट हुई है, ना ये मेरी कुछ सुन रही है, तो बड़ा हैरान हो गया, यहां से पता चला इसे सरप्राइज ना। दिस वॉज अ कॉकरोच, द मोस्ट एंडोरिंग ऑफ ऑल दो माई, कह रहा अब तो मेरी भूख मर गई थी, एपेटाइट भूख मर गई। वेटर्स वॉट नॉट एम्बेरस, वेटर्स को शर्म ही नहीं आई कि हमारे यहाँ, वो कह रहा उसे एम्बेरस, उसने बुरा भी नहीं फील करा कि यार ये क्या है, उसने बस लिया मारना शुरू कर दिया, तो वो सरप्राइज हो गया, अच्छा जी ऐसे कॉकरोच आता सीधे मार देते हो, बुरा नहीं लगता तुम्हें कॉकरोच आ गया ये ट्री में। सो एट द एंड ऑफ द इंसिडेंट द कॉकरोच वॉज, इन्होंने बड़ी कोशिश करी, आखिर में रोल पेपर के रोल में से निकल के आया था कॉकरोच, याद होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। कॉकरोच कैसा था, अलाइव था। अ लोकल ईटरी इन द पैराग्राफ, तो लोकल ईटरी क्या दिखाया गया, वो एक रेस्टोरेंट में गया था, होटल नहीं था, है ना, कैंटीन नहीं थी, किचन नहीं था, तो वो कहाँ गया था, एक रेस्टोरेंट में गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। होटल होता तो और भी चीजों के डिस्क्रिप्शन होता, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उससे रेस्टोरेंट ही पता चल रहा है। कौन सा क्रिएचर था वो, अब सब जानते हैं यार, इंसेक्ट होता है, रेप्टाइल तो होता नहीं है, एलियन होता नहीं है कॉकरोच। ये सबसे आसान था, ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने कभी रीडिंग नहीं करी है, तो कम से कम यहाँ 5 on 5 ले आते हैं, ठीक है। तो भाई एक बार आपको मुझे दोनों स्कोर बताने हैं अपने। यहाँ पे हमने करे अराउंड 20 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका 20 में स्कोर कितना रहा है, अगर आपका स्कोर रहा है 15 प्लस तो आप सेफ हैं, आप ठीक चल रहे हैं, बस रीडिंग करते रहिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए, आपकी गाड़ी सही चल रही है। अगर आपका स्कोर आया है लेस देन 14, 14 या 14 से कम, तो आप खतरे में हैं, थोड़ा दम लगाइए, थोड़ी मेहनत करिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं कि 20 में से 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत आसान थे, कोई भी कर देता, तो 4-5 भी अपने बना दिए तो ठीक बनाए। अगर आप 14 से भी कम जा रहे हैं, 12-13 ही करें, तो बहुत मामला खराब है। प्लीज वर्क करिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ज्यादा से ज्यादा लगाइए। चलिए थोड़ी सी वोकैबुलरी कर देते हैं। 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच, अच्छा स्पेलिंग बतानी है कौन सी गलत है, अब मीनिंग पता होगा तब स्पेलिंग बताओगे। डेंसियस, डेंसियस कौन होता है, एक फीमेल
बैलेट डांसर को बोलते हैं। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। फीमेल बैलेट डांसर इज डेंसियस। अगला देखिए, अब रेस्टोरेंट की स्पेलिंग तो याद कर ही लो ना, RESTAURANT। डी इज द करेक्ट आंसर। रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट, सारे गलत। ये तो बहुत आसान है यार। तो भाई इकोनॉमिकल की स्पेलिंग होती है ECONOMICAL, इकोनॉमिकल। इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग ये होती है, ये पता नहीं क्या है, दुस्तुआ, पता नहीं क्या है। ड्यूरेशन की स्पेलिंग सही है, यही आंसर हो जाएगा। तो परसिस्टेंस की स्पेलिंग होती है PERSISTANCE, परसिस्टेंस। तो परसिस्ट से बना ये वर्ड, PERSIST, परसिस्ट। तो परसिस्टेंस परसिस्ट से बना, पॉरसिस्ट नहीं है ये। थिसारस बिल्कुल सही है। थिसारस का मतलब होता है लेक्सिकन या फिर डिक्शनरी। कॉन्स्पिकस की स्पेलिंग ये होती है, और रेनेसेंस में NSS आता है, रेनेसेंस। और रेनेसेंस की स्पेलिंग तो आप यहां से भी देख सकते हो, मतलब पैसेज में कहीं आई थी रेनेसेंस की स्पेलिंग। तो आंसर हो जाएगा बी। इम्पैचुअस, IMPETUOUS होता है इम्पैचुअस, मतलब फुल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट। जीलस भी कह सकते हैं। IGNOBLE इग्नोबल होता है। इग्नोबल का मतलब होता है बैड, इमोरल, तो ये भी गलत है। इग्नोमिनस सही है, इग्नोमिनस। और आइडियोसिनक्रेसीज या आइडियोसिनक्रेसी, CRASY, आइडियोसिनक्रेसिस का मतलब होता है कोई वियर्ड हैबिट आपकी, कोई अजीब सी, कोई नाक में ही उंगली करता रहता है, फरीक हो जाता रहता है, हर थोड़ी देर में यूं यूं करता रहता है, लड़कियां यूं यूं करती हैं, ये सब कराती है क्या, आइडियोसिनक्रेसिस। ठीक है। और इग्नोमिनस का मतलब होता है एम्बैरेसिंग। एम्बैरेसिंग। एक बार मैं रेनाइसेंस की स्पेलिंग और देख लूं यार। इस पे मुझे डाउट था। RENAI, डबल एन नहीं आता इसमें, यही डाउट था बस। RENAI SSANC, रेनाइसेंस मतलब नयापन। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहाँ पे आपको बहुत सारी वोकैबलरी भी मिली है ना, आपको वोकैब भी मिली, और आपने रीडिंग करना सीखा। ठीक है, PQRS लगाया आपने। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट क्लास थी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इसकी DPP लगाना आपके लिए अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ इसकी DPP लगाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप PQRS और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं,
डिफेंस वाला पे मेरा बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, PQRS और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस आप खाली वहीं से कर सकते हैं, वहाँ से शीट डाउनलोड कर लीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर वहाँ पे दिए गए होंगे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। मैंने कोशिश की थी इसे जल्द से जल्द खत्म करूं, फिर भी कम से कम 2.25 घंटे तो इसमें लग ही गए। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और PQRS आज हमने किया है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, प्लीज जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।